अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये हमारा लेक्चर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हम केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली आपको ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ना पड़ता। ये एडवांस बुक भी आप देखेंगे तो सिंपल ही होता है, और एफएससी बेस के ऊपर भी आपका जो है वो सिंपल है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, और जो प्रीवियस पूछे गए हैं वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे पूछे गए थे। ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स को रिएक्शन काइनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है। रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स, इसका सिंपल मतलब है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे, इसमें रेट को स्टडी करेंगे। ठीक है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर इसके ऊपर इफ़ेक्ट कर सकते हैं उनको हम स्टडी करेंगे, और इसके अलावा सम हाउ इसमें मैकेनिज़्म का भी डिस्कस होगा। ठीक है। मैकेनिज़्म के बारे में इसमें ज़्यादा स्टडी नहीं करते, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन एफएससी में लिखी हुई है कि ये हमें मैकेनिज़्म के बारे में भी कुछ ना कुछ बताता है। ठीक है। ये काम 3 करेंगे हम। उसके बाद अब सबसे पहली बात है, कुछ हम फार्मूलाज और यूनिट्स की बात करेंगे। आपसे पूछा जो मैक्सिमम जाता है ना, वो फार्मूला या यूनिट पूछा जाता है। आप प्रीवियस पेपर भी उठा के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यूनिट और फार्मूला पूछे जाते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन, बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी रेट टाइम के लिहाज से, जहाँ भी रेट नज़र आए आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रिएक्शन का टाइम के लिहाज से प्रोसीड होना, द स्पीड एट विच द रिएक्शन प्रोसीड। ठीक है। एक तो डेफिनेशन ये हो गई कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी चीज़ होती है कि टाइम के लिहाज से चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या सब्सटेंस। रिएक्टेंट या आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कंसनट्रेशन में चेंज टाइम के लिहाज से, चेंज इन कंसनट्रेशन एंड टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, दिस इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसनट्रेशन डेल्टा सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टाइम डेल्टा टी। ठीक है। और कंसनट्रेशन का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं, वेरी फेमिलियर, और टाइम के सेकंड होते हैं, सेकंड ऊपर जाएगा तो पर सेकंड बन जाएगा। सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। सो दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इन केस ऑफ गैसेस, ये तो बात कर रहे थे हम कि अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं वो सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं। ठीक है। सॉलिड और लिक्विड के लिए तो बात हो गई कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के वही होंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। लेकिन अगर गैसेस की बारी आ जाए ना, तो गैसेस की जगह पे हम कंसंट्रेशन की जगह पे पावर के यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। पावर के यूनिट इस्तेमाल करते हैं हम कंसंट्रेशन की जगह पे। तो पावर के इसलिए पावर बोलते जा रहा हूँ मैं, प्रेशर के यूनिट इस्तेमाल करते हैं। वो प्रेशर इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जितनी गैसेस का प्रेशर ज़्यादा होगा, हम बोलेंगे कि उतनी कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा है। तो हमें पता है कि जो ऐसा यूनिट है प्रेशर का वो एटीएम है, टाइम का वही सेकंड होगा। तो एटीएम पर सेकंड या मोल पर लीटर पर टाइम। सो दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ गैसेस। गैस के केस में हम प्रेशर से रिप्लेस कर देंगे कंसंट्रेशन को। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी बात करते हैं, ये भी आपसे प्रीवियस पेपर में एक दफ़ा पूछा गया था कि इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है उसकी आपने फार्मूला बताना था। तो सबसे पहले समझें कि लेट से हमारे पास एक कोई रिएक्टेंट है ए और वो प्रोडक्ट बी में जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि टाइम के लिहाज से जो ए की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ करती है और बी की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है। इट्स मीन कि डिक्रीज़ कर रही है, तो मतलब ए जो है वो वक्त के लिहाज से डिसअपियर हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है। ठीक है। या रिड्यूस हो रहा है। और बी वक्त के लिहाज से इंक्रीज़ हो रहा है, यानी वो अपीयर हो रहा है। ठीक है। अपीयर हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। तो टाइम के लिहाज से
ये चेक करें, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है डिसअपेरेंस को, यानी कमी आ रही है ना किसी चीज़ की, तो उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस इन ए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। सो दिस इज द डिसअपेरेंस रेट ऑफ ए, एक चीज़। दूसरी चीज़ अपेरेंस लिख लें, तो अपेरेंस समथिंग इज इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव साइन, सो प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं अपेरेंस रेट में, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछा गया हुआ था, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? द रेट एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी लम्हे, टाइम के किसी भी लम्हे जो रेट होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट का नाम बोलते हैं। और उसके बाद होता है एवरेज रेट। एवरेज आपको पता है कि दो इंटरवल के दरमियान का जो, दो स्पेसिफिक इंटरवल के दरमियान को जो रेट होगा उसको बोलेंगे एवरेज रेट बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि स्टार्ट के ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट हायर होता है, स्टार्ट के ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो हायर होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम कोई मतलब टी की तरफ जाता है, टाइम बढ़ता है, तो इंस्टेंटेनियस रेट डिक्रीज़ करता है। बात कर रहे हैं ना हम दोनों इंस्टेंटेनियस रेट की और एवरेज रेट की, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं कि जब टाइम स्टार्ट पे रिएक्शन होगा तो ये हायर होगा, ये ऊपर को एरो जो मैं रिप्रेजेंट लगाता हूँ ये हायर को रिप्रेजेंट करता है, और एवरेज जो होगा वो स्टार्ट के ऊपर लो होगा। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा ये डिक्रीज़ करता जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट डिक्रीज़ करता जाएगा और एवरेज रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर टाइम हम ज़ीरो कर दें, हम टाइम अगर ज़ीरो कर देंगे ना, तो रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर टाइम इंटरवल ज़ीरो हो गया तो इट्स मीन कि दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे। सो मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट ऑफ के निकालने का तरीका है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ, सिंपल फार्मूला बता देता हूँ। सिर्फ उस एक फार्मूले को रख के आप किसी भी रिएक्शन का जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपसे बोलेगा ज़ीरो का फाइंड करें, उसी फार्मूले में वैल्यू पुट करें आ जाएगा। फर्स्ट का करें उसी फार्मूले में पुट करें आ जाएगा। सेकंड का करें उसी में पुट करेंगे आ जाएगा। थर्ड में करेंगे वही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे चेक करें। इस फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है सिर्फ एन की। ये एन क्या है? ये बताएगा हमें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि ज़ीरो ऑर्डर है तो इट्स मीन कि एन की वैल्यू क्या है? ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे रखें जी एन की वैल्यू ज़ीरो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू 1 माइनस ज़ीरो पर सेकेंड। तो क्या होगा, 1 में से ज़ीरो निकालेंगे तो इट्स मीन 1 ही आएगा। तो क्या आ जाएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस इज़ द यूनिट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक हो गया। आगे आपसे बोलता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर निकालें जी, तो यहाँ पे आने की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो सिंपल आप क्या करेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 माइनस 1 पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो सारी का सारा फैक्टर ये वाला ज़ीरो हो जाएगा। तो पर सेकेंड सिर्फ बच गया हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का यूनिट। इसी तरह आपसे बोलता है कि सेकेंड ऑर्डर का फाइंड आउट करें, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पे जब आप 2 लगाएंगे तो 1 माइनस 2 मतलब -1 आ जाएगा। तो -1 के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो मोल पर फिर आगे माइनस माइनस 3 प्लस हो जाएगा, तो डेसीमीटर क्यूब जो होगा प्लस हो जाएगा पर माइनस। सो दिस इज़ द यूनिट ऑफ दिस वन। ये उसी तरह निकले हुए हैं, चेक कर लें। फिर जब आपसे कोई बोलेगा कि थर्ड ऑर्डर का निकालें, तो थर्ड में क्या करेंगे, n इज़ इक्वल टू 3। सिंपली यहाँ पे n की वैल्यू आप 3 लगा दें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 मतलब -2 आ जाएगा। तो -2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देख लें, -2 -3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो +6 और पर सेकेंड।
सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट द फार्मूला ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये वाला आपका फार्मूला है। इस फार्मूले में सिर्फ एन की वैल्यू लगाते जाएं और ऑर्डर निकालते जाएं। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। एन ज़ीरो ऑर्डर होगा तो एन की वैल्यू 0, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो एन की वैल्यू 1, सेकंड होगा तो एन की वैल्यू 2। इस फार्मूले में लगा दें, आपको यूनिट मिल जाएगा। तो इस दफ़ा जो हमसे पूछा गया था, आई थिंक वो थर्ड ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर का पूछा गया था 2020 में, जो हमारा पेपर लीक हो गया था उसमें पूछा गया हुआ था कि थर्ड ऑर्डर या सेकंड का आई थिंक पूछा गया हुआ था कि क्या यूनिट होता है। सो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हाफ़ लाइफ पीरियड। हाफ़ लाइफ पीरियड आपको इल्म है कि ये होता है कि 50% आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, या आप ये बोल सकते हैं कि 50% आपका मतलब टोटल में से हाफ़ बाकी रह जाए। मतलब कोई ए रिएक्टेंट है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो वाला टाइम के A/2 यानी हाफ़ इसका जो कंज्यूम हो जाए और वो बी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हाफ़ जो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ली हुई है वो हाफ़ रह जाए, तो इसको बोलते हैं हाफ़ लाइफ पीरियड। फॉर एग्ज़ाम्पल हाफ़ लाइफ पीरियड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जो होता है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का 45 डिग्री के ऊपर होता है 24 मिनट। ठीक है, 24 मिनट होता है। इसी तरीके से यूरेनियम जो होता है हमारे पास, उसका आपके सामने है कि 710 मिलियन ईयर्स होता है। 710 मिलियन ईयर्स होता है यूरेनियम का। तो हाफ़ लाइफ पीरियड वो होता है जिसमें हाफ़ कंसंट्रेशन कंज्यूम हो जाती है और हाफ़ बाकी रह जाती है। ठीक है, ये हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा था जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे थे। तो याद रखिएगा कि जो एन हाफ़ वैल्यू निकालने के लिए nth वैल्यू, उसके लिए ये फार्मूला है जर्नल। ठीक है, फॉर nth वैल्यू हाफ़ लाइफ पीरियड निकालने का तरीका ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखनी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ़ लाइफ पीरियड फर्स्ट हो या ज़ीरो ऑर्डर हो। ये दो ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर इनका हाफ़ लाइफ पीरियड डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि इसके फार्मूले में 0.693/K है। K एक कांस्टेंट है। ठीक है, रेट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कोई भी कंसंट्रेशन की वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो इट्स मीन कि जो फर्स्ट ऑर्डर होगा और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा उसकी हाफ़ लाइफ पीरियड जो होगा वो बिल्कुल भी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मस्ट रिमेंबर दिस वन। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर हो या फर्स्ट हो, उसका हाफ़ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि कितनी आपने ली है। सेकंड ऑर्डर के लिए चेक करें। सेकंड ऑर्डर का जो होता है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं A आया है, बटा में A आया है 1/K। अगर ख़त्म कर दें, ये इक्वालिटी का साइन ख़त्म कर दें तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है ना। तो इसके लिए हाफ़ लाइफ जो पीरियड है फॉर सेकंड ऑर्डर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के। A क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। इट्स मीन कि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के। उसी तरह थर्ड ऑर्डर जो रिएक्शन है वो A के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे मिस्टेक की हुई है। जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है T1/2 3 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A²। तो स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्ड ऑर्डर। सो मस्ट रिमेंबर दिस वन। आपसे इस दफ़ा इसमें से पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि एक ऑर्डर का यूनिट पूछा गया हुआ था और एक ये पूछा हुआ था। ठीक है बच्चों 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 बच्चों, मैं आपसे बातें करता हूँ तो सच बात बताऊँ, मैं कभी भी वो चीज़ नहीं बोलना पसंद करता
जो मैं खुद समझता हूँ कि ठीक नहीं है। मैंने आपसे बोला ना कि इस दफ़ा यूनिट ऑफ ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का पूछा गया था, तो थर्ड ऑर्डर का पूछा गया था। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, ये आंसर पहले भी बच्चों ने बात की है कि गलत है वीडियो के अंदर। फार्मूला मैंने क्या बताया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 - n पर सेकंड, ये फार्मूला है किसी भी ऑर्डर वाले रिएक्शन का यूनिट निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, n की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 3 होगी। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर माइनस, यानी 1 - 3 होएगा तो 2 आ जाएगा ना, तो पर सेकंड। जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मोल की पावर तो आ जाएगी -2, डेसीमीटर क्यूब -3 और -2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो +6 आ जाएगा, तो पर सेकंड। ये वाला इसका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ आपने रखिएगा मोल पर, ओके है, आई थिंक ठीक कर दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास पूछा गया हुआ था। और यहाँ पे देखें एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन पूछा गया हुआ था, ये चेक कर लें जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। nth वैल्यू के लिए पूछा गया हुआ था, जो कि आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। इसलिए मैं जो बातें बता रहा हूँ आप इनको कंसंट्रेशन के साथ सुना करें, ठीक है। देख लें जी, यही बात है ना, ये पूछी हुई थी, यानी हाफ लाइफ का एक रिलेशन पूछा हुआ था और एक रिएक्शन का ऑर्डर पूछा हुआ था। आगे देखें जी, हाफ लाइफ फार्मूला ऑफ 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। ये आपको पता है कि ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम हाफ लाइफ मेथड भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम 2 इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हमें मालूम हो तो हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर 2 हमें इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम हों। तो 2 हाफ लाइफ मालूम हो और 2 ही, यानी इनिशियल टाइम और कंसंट्रेशन मालूम हो, तो उस वक्त हम ये वाला फार्मूला लगा के n की वैल्यू यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग हाफ लाइफ मेथड। ठीक हो गया जी। तो वेरी इम्पोर्टेंट आर्हीनियस इक्वेशन अब एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के रिलेशन को बयान करती है ये, ठीक है। हेल्प टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये हेल्प आउट करती है। ये इनके रिलेशन है, ठीक है, डिफरेंट। हमें इस दफ़ा जो पूछा हुआ था वो न्यूमेरिकल टाइप था, उसमें हमने ये एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी थी, इसी फार्मूले को हमने इस्तेमाल करना था। उसने हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई थी, ठीक है। हमें उसने स्लोप भी दी हुई थी और आर हमें पता है कि खुद जनरल गैस कांस्टेंट है, लगाना होता है। तो हमने एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। जब ये इधर चला जाएगा तो देखें जी क्या बनता है, स्लोप मल्टीप्लाई 2.303 R। सो दिस इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस फार्मूले के थ्रू स्लोप दी हुई थी हमें और हमने क्या फाइंड करना था, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें से भी हमें क्वेश्चन आया हुआ था, न्यूमेरिकल टाइप का था, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि दीज आर सो इम्पोर्टेंट। और इसकी मॉडिफाइड फॉर्म जो है आर्हीनियस इक्वेशन की, वो ये वाली है, ठीक है। यहाँ पे चेक करें, T का और K का, यानी टेम्परेचर का और K का रिलेशन है। इसी तरह का एक और रिलेशन है जिसको हम वांट ऑफ कहते हैं इक्वेशन, वो हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो भी आपसे पूछी हुई थी, उसका भी रिलेशन पूछा हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम जो हमने यूनिट और फार्मूला देख लिए, जो जितने पेजेस डिस्कस किए ना, आपके तीनों क्वेश्चन इसमें से बने हुए थे, ठीक है। नो डाउट आपके लिए सारी चीज़ें याद रखना ज़रूरी है, बार बार वहीं से नहीं चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें से पूछे होते हैं। और एक और क्वेश्चन भी अभी मैं आपको बताऊँगा जो पूछा हुआ था। देखें जी, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट पे ही बात की है हमने, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताएगी, कौन कौन से फैक्टर उसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं उसके बारे में बताएगी,
मैकेनिज़्म के बारे में बताएगी, 3 चीज़ों के बारे में हमें ये बताएगी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बता दिया कि चेंज इन कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से, और या इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि वो स्पीड ऑफ रिएक्शन एज द रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है, उसको रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड क्या है टाइम के लिहाज से। अब रिएक्शन 3 तरीके के होते हैं, रैपिड स्पीड वाले रिएक्शन, मैनी एक्वस सोल्यूशन रिएक्शन, जितने भी एक्वस मीडियम में होते हैं रिएक्शन वो फास्ट होते हैं, लाइक PPT ऑफ AgCl फॉर्म आफ्टर एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू NaCl सोल्यूशन, यानी ये भी एक फास्ट रिएक्शन है। मॉडरेट रिएक्शन कौन से हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर की जो हाइड्रोलिसिस है वो मॉडरेट रिएक्शन होता है। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीवियस, रिएक्शन विद स्लो रेट, जो पूछा हुआ था ना वो पूछा हुआ था कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, तो उसमें ऑप्शन थे डिफरेंट जो हमने बताने थे कि कौन सा रिएक्शन फास्ट कह रहा हूँ, कौन सा रिएक्शन स्लो, यानी सवाल ये था कि जो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर है ये स्लो प्रोसेस है, ये बताना था हमने। जो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर है या शुगर फॉर्मेशन है उसके बारे में बताना था कि ये कौन सा रिएक्शन है। ये मैं बात कर रहा हूँ 217 वाले पेपर की, ठीक है, अगर आप स्टडी करेंगे इसको तो आपको पता चल जाएगा। तो स्लो रिएक्शन जो होते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर भी स्लो होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी स्लो होता है, और केमिकल वेदरिंग बाय एसिडिक गैसेस, यानी एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं एसिडिक गैसेस लाइक SO2 है, SO3 है, CO है, CO3 है, 2 है, तो ये सारी की सारी एसिडिक गैसेस हैं। इनसे आपको पता है कि जो हमारा स्टोन वर्क होता है वो इफ़ेक्ट होता है, तो वो भी रिएक्शन जो होता है वो स्लो रिएक्शन होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वर्किंग ख़राब हो जाती है। सो मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। देखें जी, यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक चीज़ लिखी हुई है कि जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की क्लीवेज होती है, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटता है तो रिएक्शन स्लो होता है। जब हमारे पास कोई वीक बॉन्ड की क्लीवेज या उसकी ब्रेकडाउन होती है तो वो फास्टर होता है। सो इस तरीके से आप देख लें कि कहता है कि रिएक्शन 2 इज़ फास्टर दैन रिएक्शन 1, यानी ये जो फर्स्ट वाला है ये रिएक्शन स्लो है। ये रिएक्शन स्लो क्यों है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, और ये रिएक्शन फास्ट है क्योंकि इसमें वीक बॉन्ड बने हुए हैं। सो ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन जी। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज जो है उसका भी क्वेश्चन है, और ये लाइन भी लिखी हुई है, और ये आपसे प्रीवियस 217 में पूछा भी गया हुआ है। मस्ट चेक यार, प्रीवियस पेपर को ज़रूर देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम, वहाँ पे लिखा हुआ है कि एज द रिएक्शन प्रोसीड द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दूसरे लफ्ज़ों में लिखी हुई है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम। जब रिएक्शन प्रोसीड करना है तो टाइम ने भी तो बढ़ना है ना, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के लिहाज से डिक्रीज़ करता है। उसकी रीज़न भी है ना कि स्टार्ट के ऊपर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है रिएक्टेंट की, जब ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वो जल्दी रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन टाइम के लिहाज से वो कम होती जाती है, ठीक है। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। स्टार्ट पे भी थोड़ी सी बात की है हमने इसके ऊपर। द रेट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे रेट को इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। ये 2 बिटवीन 2 स्पेसिफिक इंटरवल्स के दरमियान होता है एवरेज। एट फर्स्ट इंस्टेंटेनियस रेट इज़ हायर, एट फर्स्ट यानी स्टार्ट के ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट हायर होता है और लास्ट के ऊपर एवरेज रेट हायर होता है। और मैंने बता दिया एक चीज़ और भी कि जब टाइम हमारे पास ज़ीरो हो जाए ना, टाइम ज़ीरो का मतलब है कि जब इंटरवल हमारे पास इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि वो t = 0 हो जाए,
तो फिर जो दोनों रेट हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज, वो दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं। मस्ट रिमेंबर दिस वन जी। तो बहुत आसान से फैक्टर हैं जी जिसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है रेट। सबसे पहली बात है कंसंट्रेशन की, ये हमने अभी बात कर दी है कि जितनी ज़्यादा होगी कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। सरफेस एरिया का आपको पता है कि जितना ज़्यादा होता है उतनी साइट्स अवेलेबल होती हैं, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उतनी साइट्स अवेलेबल होती हैं फॉर रिएक्शन, और जितनी साइट्स अवेलेबल होती हैं फॉर रिएक्शन ज़ाहिर है उतना क्लूजन होगा, उतना ही क्लूजन होगा, और जितना क्लूजन होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है। उसके बाद कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट जो होता है ये टाइम को रिएक्शन ऑफ रेट को इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कौन से रिएक्टेंट हैं, कौन सी रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं। आपको पता है नेगेटिव कैटालिस्ट भी होता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि कैटालिस्ट जो होता है वो रिएक्शन को प्रोसीड करता है, टाइम को कम कर देता है रिएक्शन के। फिर उसके बाद टेम्परेचर है। टेम्परेचर का भी आपको इल्म होना चाहिए कि ये बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से क्लूजन बढ़ता है, क्लूजन के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो सिंपली कहता है कि अगर 10 के आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाएगा। अगर 10 के आप बढ़ाते हैं, फॉर ईच 10 के इंक्रीजिंग टेम्परेचर 10 केल्विन रिएक्शन ऑफ द रेट बिकम्स डबल। ठीक है। और प्रेशर की बात कर लें तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन केस ऑफ गैसेस। आपको पता है कि जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, और कंसंट्रेशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेशन है वो डायरेक्ट है। इसी तरह रेडिएशन ऑब्वियसली एनर्जी होती हैं तो ये भी हेल्प आउट करती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन होते ही स्टार्ट रेडिएशन की वजह से हैं, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। सो ये सिंपल से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं जी। तो उसके बाद है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, या इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब हम जो कंसंट्रेशन होती हैं उनको हम यूनिटी कंसीडर कर लें, तो देन जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। आपको इल्म होना चाहिए कि जो क्या बोलते हैं रेट लॉ है, रेट लॉ जो है वो क्या कहता है कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करें तो ये बन जाता है K इंटू A की कंसंट्रेशन। इट्स मीन कि जितना A ज़्यादा होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, ये तो सिंगल एक रिएक्टेंट है। अगर 2 रिएक्टेंट हो आपके पास तो क्या हो जाएगा K इंटू A इंटू B। फॉर एग्ज़ाम्पल को 2 रिएक्टेंट हैं। अगर आपके पास 3 रिएक्टेंट हैं तो क्या हो जाएगा K इंटू A इंटू B इंटू C। ठीक है। तो इस तरीके के जितनी भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और यही वो कह रहा है कि इस रेट एक्सप्रेशन में, दिस इज़ कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन बेसिकली। ठीक है। इसमें कहता है कि ये जो कंसंट्रेशन है अगर आप इनको यूनिटी कंसीडर कर लें, K इंटू 1, B की भी 1 ले लें, इसको भी 1 ले लें, तो दिस इज़, तो रेट जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा K के। सो इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेट या वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो K है ना, K इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। रेट कांस्टेंट, नाम ही उसका हम बोल रहे हैं कांस्टेंट बार बार। तो ये रेट कांस्टेंट होता है, ये ना तो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है भाई साहब, ना ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ना किसी चीज़ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता सिवाय एक के, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी रेट कांस्टेंट, आप इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी हम बहुत सारे कांस्टेंट पढ़ेंगे, वो वाले हों या ये वाला हो,
ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन किसका है, टेम्परेचर का, यानी ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस फर्दर दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट कांस्टेंट में। आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन की स्पीड होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे टाइम गुजरता है, ये इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिंपल पॉइंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी हमने पढ़ा है ना, रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन क्या है, रेट इज़ इक्वल टू K इंटू ए। लेट से कोई हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, ए बी हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, तो उसका हमने एक्सप्रेशन लिखा है, तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली रेट एक्सप्रेशन। तो इसी रेट एक्सप्रेशन में लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि A प्लस बी कोई रिएक्टेंट थे, तो वो C प्लस डी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अगर A की कंसंट्रेशन को लिखना हो, इस A की रिएक्टेंट, तो मैं छोटा सा A लिख सकता हूँ, इसके लिए छोटा सा B लिख सकता हूँ, इसके लिए छोटा सा C और इसके लिए छोटा सा D। ये जो ये कोफिशिएंट होते हैं, मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ, इसको लेफ़्ट साइड के ऊपर लिखना था A, ठीक है, बाकी ठीक लिख दिया हमने। तो ये जो कोफिशिएंट है ये है बेसिकली कंसंट्रेशन, ठीक है। तो रेट एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट होते हैं उनको हम पावर में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पावर होती है रेट एक्सप्रेशन में, उसके सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इसका सम क्या है, A प्लस बी, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, द सम ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा वर्डिंग भी अच्छी कर लेते हैं, द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन इन द रेट एक्सप्रेशन रेट इक्वेशन आर रेज्ड, यानी रेट एक्सप्रेशन वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर जो पावर हैं उनके सम को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये वही बात की है कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ये जो छोटे ABCD लिखे हुए हैं ये इनकी कंसंट्रेशन है और उनको हमने पावर में लिख लिया है, इसका सम जो है ये ऑर्डर है। सो दिस इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर में बी एनी नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, हर तरह का पॉसिबल है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, ज़ीरो, सब कुछ पॉसिबल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी सिर्फ और सिर्फ आप रिएक्शन को अपनी आंखों से देख के, यानी एक बैलेंस इक्वेशन को देख के नहीं आप बता सकते कि भाई साहब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये टोटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ देख के आप नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है। इसको डिफरेंट तरीके हैं, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड सिंपली बाय लुकिंग एट द रिएक्शन इक्वेशन। वही बात कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को देख के भाई साहब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर, सबसे पहला ज़ीरो ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, जो कि इंटायरली इंडिपेंडेंट होते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते। दीज आर कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं, जितने भी, याद रखिएगा, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन जितने भी हैं, यानी लाइट की प्रेजेंस में जितने भी रिएक्शन होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ज़ीरो ऑर्डर होते हैं, ठीक है। मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर। इसी तरह से वो वाले रिएक्शन जो एंजाइम्स की मौजूदगी में रन होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन,
एंजाइमेटिक रिएक्शन, जो एंजाइम्स की मौजूदगी में होते हैं वो भी सारे के सारे क्या होते हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। यानी कि ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टार्ट के ऊपर कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, बात होगी इतनी। हाइड्रोजन और क्लोरीन अंधेरे में नो रिएक्शन, हाइड्रोजन और क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में देखें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल आ गई। फोटोकेमिकल रिएक्शन है ना लाइट की मौजूदगी में, सो दिस इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये वाला, तो दिस वन आल्सो अ क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सो मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, फोटोकेमिकल रिएक्शन आर ज़ीरो ऑर्डर, एंजाइमेटिक रिएक्शन आर ज़ीरो ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर इंटायरली इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। और चौथा पॉइंट इसमें आपने याद रखना है कि ज़ीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, वो मैंने आपको स्टार्ट के ऊपर ही सिखा दिया। उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भाई साहब सिंपल है कि जो रेट एक्सप्रेशन है, अगर उनकी कंसंट्रेशन का जो उनका सम जो है वो 1 के इक्वल आ जाता है, यूनिटी के इक्वल आ जाता है, तो उसको बोलेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन इन विच मोलर concentration of only one molecule alters as a result of chemical reaction। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो वो जो है ना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आगे और चीज़ें याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में याद रखिएगा कि हमने जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात की थी तो वहाँ भी हमने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव जो रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव डिके या रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर की जो इन्वर्जन है वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही फार्मूला बता दिया, जो मर्ज़ी रिएक्शन आ जाए उसका अब कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट। ठीक हो गया। सो ये कुछ यहाँ पे कुछ इनकी एग्जांपल्स हैं, ये आप इनको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि इनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो होता है ना, वो वाला स्टेप जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ये उस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हमें पता है कि कुछ एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो मल्टीपल स्टेप होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन कौन सा है, फिर ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली मेजर किया जाता है जी। तो हमारे पास है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जी, मोलर जो कंसंट्रेशन है वो 2 रिएक्टेंट्स के ऊपर, यानी 2 उसके रिएक्टेंट जो हैं वो चेंज हो रहे होंगे एज द केमिकल रिएक्शन या प्रोसीड या एज द केमिकल चेंज टेक प्लेस। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट पहले मैंने बात कर दी। यहाँ पे एग्जांपल की तरफ गौर करें कि जो हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस जो होती है किसकी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर की जो हाइड्रोलिसिस है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एस्टर की, तो दिस इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और अगर इसी एस्टर की आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर की मौजूदगी में, इसी की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर in the presence of water, तो what you can say, this is basically first order reaction. Must remember this difference। ठीक है,
उसके बाद है जी हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में ज़ाहिर सी बात है 3 रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन होगी वो अल्टर होगी जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये इनकी एग्जांपल हैं। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, झूठ मूठ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें वन रिएक्टेंट इज़ इन एक्सेस। अगर एक एक्सेस में होता ना वन रिएक्टेंट तो उसको हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज़ इन लार्ज कंसनट्रेशन, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिकली ये जो आपकी एफएससी की बुक है उसमें ये रिएक्शन दिया हुआ है कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं आप, तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसलिए है कि इसमें वाटर जो है वो एक्सेस में है, इसलिए आपको सिंपल डेफिनेशन का इल्म होना चाहिए कि अगर एक रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है, तो दिस वन इज़ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्दर चेक कर लें जी, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट की जो हाइड्रोलिसिस है वो भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये आपकी एफएससी वाली एग्जांपल है, ये भी हमारे पास क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें ये कंडीशन लिखी हुई हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, यानी जो सॉल्वेंट एक रिएक्टेंट होता है वो लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ यूजुअली पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो बट कैन आल्सो बी ए फ्रैक्शन। आमतौर पे कहता है कि पॉजिटिव होते हैं या ज़ीरो होते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मेशन ऑफ CCl4 फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, तो दिस इज़ एक्चुअली 1.5 इसका ऑर्डर आता है। ये हम सिर्फ इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। उसके बाद कहता है रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ वेरियस स्पीशीज इज़ एन एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग, ठीक है, एंड कैन नॉट प्रेडिक्टेड डायरेक्टली फ्राम द स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। यानी बैलेंस इक्वेशन से हम इसको नहीं बता सकते रेट कांस्टेंट को या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किए जाते हैं जी। तो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ मॉलिक्यूलैरिटी, मस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आई थिंक मैंने क्वेश्चन देखा भी है। इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल दैट मस्ट बी कोलाइड विद वन अनदर। आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलैरिटी सिंपल अल्फाज में मैं आपको बोलता हूँ कि ये उतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हैं जो कि किसी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कहता है कि वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ टकराएं। जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ टकराएंगे केमिकल रिएक्शन में, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। और उसी वजह से ही ज़ाहिर है जब क्लूजन होगा उनके दरमियान एक ही वक्त में, तो वो होगा केमिकल रिएक्शन कोई ना कोई प्रोसीड होगा, ठीक है। इट इज़ अ थ्योरेटिकल वैल्यू, इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। अभी हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा है ना कि वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन ये वाला जो होता है ज़ीरो, कभी आप देखेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और उसमें ज़ीरो मॉलिक्यूलैरिटी हो उसकी? पॉसिबल नहीं है यार। ज़ीरो से कम अज़ कम कोई एक रिएक्टेंट तो होना चाहिए ना जो टकरा रहे हैं आपस में, तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ओके हो गया। इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, 2, 3, 1, 4, 5 यानी होल नंबर होगी, ठीक है। इट डज़ नॉट डिटरमिन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इसका तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, लाइक प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर वगैरह, इसके ऊपर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज़ इक्वल टू द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, यानी जितनी
मालिकुलैरिटी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होगी ना, यानी स्लोएस्ट स्टेप में जितनी मालिकुलैरिटी होगी उतनी ही उस ओवरऑल रिएक्शन की होगी। फॉर एग्जांपल एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 4 से 5 स्टेप हैं, तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है ना, जितने मालिक्यूल उसमें टकरा रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे, उसकी उतनी ही मालिकुलैरिटी होगी। उसके बाद जी, तो अगर 3 कर रहे होंगे स्ट्राइक तो टर्म मालिक्यूलर होगा, या मतलब उसकी जो मालिकुलैरिटी है वो 3 होगी। ठीक है, अब एक और चीज़ देखें, कितने कितने प्यारे रिज़ल्ट हमारे सामने आ गए मालिकुलैरिटी और ऑर्डर के बारे में, कि ऑर्डर जो रिएक्शन का होता है ना वो 3 से ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन जो मालिकुलैरिटी है ना वो 3 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। ठीक है, मस्ट रिमेंबर दिस। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड, इसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी, 50% होना चाहिए। रेडियो एक्टिव डिकेज ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर, इसके ऊपर भी बात हो चुकी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है रेडियो एक्टिव। क्लोजन थीरीज जी, तो क्लोजन थीरी में जी कहता है कि केमिकल रिएक्शन अक्कर एज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव क्लोजन। दिस क्लोजन इज़ इम्पोर्टेंट। इफेक्टिव क्लोजन मतलब फ्रूटफुल क्लोजन। प्रोडक्टिव क्लोजन जो होगा वो किस सूरत में हो सकता है? केमिकल रिएक्शन कोई भी होता है ना, तो वो क्लोजन की वजह से होता है। क्लोजन कौन से? इफेक्टिव क्लोजन, प्रोडक्टिव क्लोजन, फ्रूटफुल क्लोजन जो होते हैं उनके वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। उसके लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पहली बात प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, जो मालिक्यूल टकरा रहे हैं उनकी प्रॉपर जो है ना सिमत होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वो उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए उस रिएक्ट करने के लिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये वाले जो क्लोजन है ना ये आपस में टकरा रहे हैं, दोनों चीज़ें प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है, सो दिस इज़ इफेक्टिव क्लोजन। लेकिन अगर इस तरीके से टकरा रहे हों, ये XY ये वाले तो आमने सामने वाले टकरा गए, लेकिन ये बैक साइड पे है, ये इस साइड पे है, तो ये इनइफेक्टिव क्लोजन होगा। यानी इट्स मीन कि एक प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ उनको टकराना चाहिए। दिस इज़ क्लोजन थ्योरी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है पोजेस्ड बाय, थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात हो रही है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ energy possessed by the reacting molecule to have effective closure result in the formation of product। यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए वो कम से कम एनर्जी जो कि एक इफेक्टिव क्लोजन के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एवरेज वैल्यू से ज़्यादा होती है। एवरेज वैल्यू से यानी एवरेज एनर्जी से ज़्यादा होती है। एवरेज एनर्जी से एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एवरेज वैल्यू एवरेज पोटेंशियल से या एवरेज एनर्जी से ज़्यादा होती है और रिक्वायर्ड होती है फॉर इफेक्टिव क्लोजन। द एक्सेस एनर्जी ओवर एंड अबव द एवरेज एनर्जी। ठीक है, एवरेज पोटेंशियल या एवरेज एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। possessed by reacting molecules to have effective closure result in the formation of product। यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए वो कम से कम एनर्जी जो एवरेज एनर्जी से तो ज़्यादा होगी, ठीक है, और वो चाहिए होगी इफ़ेक्टिव क्लोजन के लिए। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपने ये भी पढ़ रखा होगा जी। तो अब थोड़ा सा डिफरेंस चेक करना है जी हमने इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में। देखें जी, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कोई ऐसा होता है जिसमें हीट निकल रही है, इट्स मीन कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इट्स मीन कि वो खुद प्रोसीड हो रहा है, यानी उसके रिएक्टेंट जो हैं वो हायर एनर्जी में हैं। ठीक है, इधर को एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, हायर एनर्जी में है, यानी वो एग्जिट कर रहे हैं एनर्जी,
तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो लोअर एनर्जी में होगा। यानी यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट जो है वो हायर एनर्जी पे है और प्रोडक्ट एट लोअर एनर्जी पे है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एनर्जी एग्जिट कर रही है तो ज़ाहिर है उसका प्रोडक्ट लो एनर्जी पे होगा। लेकिन अगर यहाँ पे चेक करें एंडोथर्मिक, मतलब यहाँ पे हम हीट इंटर करवा रहे हैं, तो इट्स मीन कि इसके जो रिएक्टेंट हैं वो लोअर एनर्जी में हैं, उनको नीड है हीट की, तो हमने हीट प्रोवाइड की, कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते जाएंगे और रिएक्शन होगा और उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हायर एनर्जी पे होगा। यहाँ पे चेक करें कि ये हायर एनर्जी पे है एज़ कम्पेयर टू अप, तो यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। और एनर्जी की एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस एक्टिवेशन एनर्जी हायर है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है E फॉर 1 इसको कह लें E1 और इसको बोल लें E2, ये जो है हायर है E2 वाली, ठीक है, EA1 से। सो मस्ट रिमेंबर ये कुछ आपकी एफएससी के ही पॉइंट हैं। और अगर आपने हीट ऑफ रिएक्शन को निकालना है डेल्टा एच को, तो वो कैसे निकाली जाती है, वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके निकाली जाती है और ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस इन 1 सेकेंड फॉर इफेक्टिव कोलिजन, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की डिटर्मिनेशन, लार्जर द वैल्यू ऑफ EA ऑफ द रिएक्शन स्मॉलर इट्स K, यानी रेट कांस्टेंट स्मॉल होगा अगर EA ज़्यादा होती है। तो अगर EA ज़्यादा होती है, लार्जर द वैल्यू ऑफ EA ऑफ ए रिएक्शन ग्रेटर विल बी द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा और यानी K की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी। आर्हीनस इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, इट इज़ यूज्ड टू इवेल्युएट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली ये हमें क्या बताती है, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बारे में बताती है। ठीक है, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताती है। बोथ EA एंड A आर इंडिपेंडेंट फ्राम टेम्परेचर। अगर आर्हीनियस इक्वेशन यहाँ पे हम लिख लें जी, तो इस A की बात हो रही है और इस EA की बात हो रही है। ठीक है, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। और उसके अलावा आर्हीनियस इक्वेशन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो डेल्टा H इज़ नेगेटिव। डेल्टा H जब नेगेटिव होता है तो आपको पता है कि एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी एग्जिट होती है। एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज़ हायर दैन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी हायर होगी एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। ठीक हो गया। और इसके बरक्स अगर कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी पॉजिटिव होगी, ज़ाहिर है इन होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट हायर होगी एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। EA ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, EA ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ हायर दैन बैकवर्ड रिएक्शन। उसके बाद कुछ टर्म ये हमने सरफेस केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ डिस्कस की थी। ऑटो कैटलिस्ट दैट सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन समटाइम एक्ट एज ए कैटलिस्ट, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान ही कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है और वो कैटलिस्ट की तरह काम करती है, जैसे एसिटिक एसिड एस्टर हाइड्रोलिसिस में के अंदर। ठीक है, कैटालिटिक पॉइजनिंग द प्रेजेंस ऑफ सम अमाउंट ऑफ फॉरेन सब्सटेंस विच रेंडर द इनइफेक्टिव, यानी क्या है कि कोई ऐसी इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो जो कैटालिटिक एक्टिविटी को कोई इफ़ेक्ट करती है, तो उसको बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग। उसके बाद पॉइजनिंग में भी टेम्पोरेरी और परमानेंट भी हो सकती है। एक्टिवेशन ऑफ कैटालिस्ट सब्सटेंस विच प्रमोट्स, एक्टिवेटर बोलते हैं इनको, विच प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट। प्रमोटर या एक्टिवेटर इनको बोलते हैं जो कि एक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं।
नेगेटिव कैटलिस्ट जो कि डिक्रीज़ करते हैं, रिटार्ड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, इनको इनहिबिटर भी बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। तो मैं अगेन बातें करता हूँ वही कि हम डिटेल में इनको नहीं पढ़ रहे, ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ठीक है। अगर आपको एक वीडियो में 1 घंटे में या 40 मिनट में 50 में या 1.5 घंटे में अगर आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाता है ना चैप्टर का, तो इट्स इनफ फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो।